बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। फरा शहजादी, फरद शहजादी, फरा गोगी, तीन चार किस्म के नाम उनके लोग ले रहे हैं। फरा गोगी के नाम से ही मशहूर हैं। तो उनकी जो करप्शन है उस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि हर जनाब तमाम रास्ते जो थे बुशरा बीबी तक जाते थे, पैसे जाते थे। 70% वो बुशरा बेगम को पहुँचते थे, इमरान खान को पहुँचते थे। उज़मा कारदार ने कहा मैं नहीं ये कह रहा। और 30% ये आपस में बांट मूट लेते थे। इस तरह की बातें शातें हो रही हैं। और फिर एंटी करप्शन फैसलाबाद में एक मुकदमा भी दर्ज है, 2 बंदे भी गिरफ्तार हो गए हैं। वो जो केस है उसमें कहते हैं जनाब ओपन एंड शट केस है, यानी कि अदालत में जाना है, सबूत सारे पूरे हैं हमारे पास। अतात लारड़ साहब कह रहे हैं और मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं। और फिर जनाब वो फरा गोगी को सजा हो जानी है। और ये भी एक कहा जा रहा है, ख्याल जाहिर किया उन्होंने कि फरा गोगी वादा माफ गवाह बन जाएगी, रेड वारंट जारी कर देंगे। ये केस, ये वाला केस, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस हवाले से हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। क्या ये वाकई ओपन एंड शट वाला केस है या फिर ये कोई लंबा चलने वाला केस है या सियासी इंतकामी कार्रवाई है? वो डॉक्यूमेंट आज हम आपको दिखाएंगे कि आप फैसला कर लीजिएगा कि वो किस हद तक मामला दुरुस्त है। और फिर पूरा दिन शोर रहा बुशरा बीबी का डॉक्टर अरसलान के साथ जो गुफ्तगू थी, टेप जो थी, उस हवाले से तरदीद नहीं कर रही पीटीआई। उसको कह रही है जनाब अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, इस तरह की बातें शातें कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये शुबा है कि शायद ये बनाई गई जाली वीडियो है, ऑडियो है, जो भी मामला है। तो ये भी हमने थोड़ा सा जमा तफरीक की है। ये रिकॉर्डिंग किसने की, ऑडियो कैसे लीक हुई, और फिर क्या ये वाकईतन असली ऑडियो है, ये हम आपके सामने, ये भी हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला है क्या। और लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि ये मुकाफाती अमल है। इमरान खान ने हर उस फेज से गुजरना है, हर उस इल्ज़ाम का सामना करना है जो इन्होंने दूसरों पे लगाए थे। तोशाखाना का आपको पता है कि जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ एक तोशाखाना वाला रेफरेंस है कि आप तोहफे खा गए। अब उसी में खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ रेफरेंस चला गया है। रेफरेंस लेकिन वो नैब में नहीं गया उनके खिलाफ, उनके खिलाफ रेफरेंस गया है स्पीकर के पास। याद सादक साहब ने कहा है। बाकी और बातें भी बहुत सारी हैं कि खान को यहाँ से पकड़ेंगे, वहाँ से पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो पकड़ेंगे, वहाँ से कुछ कर देंगे। लेकिन वो तोशाखाना वाला रेफरेंस गया है कि जनाब इन्होंने इतने वो वहाँ की हैं, कहने के ईमानदारी का सबूत नहीं दिया, बेईमानी की थी तो चोरी के इतने तोहफे, वो 20% देना होता है, वो पैसे नहीं दिए, तोहफे पहले ले गए। बहुत सारी बातें, 14 करोड़ एक है, और वो जो मलक रियाज वाली अंगूठी है वो 14 करोड़ वो हैं। और फिर उसके अलावा जो बाहर एक घड़ी बेच आए थे वो अलग हैं। बहुत सारे तोहफे शफे जो हैं खाज खू गए हुए हैं। तो वो रेफरेंस भेजा कि जनाब कार्रवाई करे स्पीकर, और फिर इनको, इनकी जो नहली है, क्योंकि अभी तक इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, वो इलेक्शन कमीशन को भेज दें और इलेक्शन कमीशन फिर इनको 62(1)(f) के तहत ताहजात नहल कर दें। और मैंने ये कहा था, आपसे ये कहा हुआ है कि एक दिन आना है कि खान साहब ने खुद कहना है कि ताहजात नहली नहीं होती भाई, एक दफ़ा होती है। खान साहब ने ये चीखें मारनी है, आप देख लीजिएगा। और फिर जनाब ये जो इन्होंने, उनके खिलाफ तो बड़ा तगड़ा केस है जो नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ केस था कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौर में रूल्स रिलैक्स करके इनको जो गिफ्ट मिले थे वो जनाब इनको दिए थे। अब जरदारी साहब पर इल्ज़ाम क्या है? जरदारी साहब पर इल्ज़ाम ये है कि जनाब उन्होंने कोई लीबिया से एक गाड़ी उन्हीं को मिली थी और एक यूएई से गाड़ी मिली थी, एक आधी गाड़ी कोई और थी, गिफ्ट हुई थी उनको। तो वो जनाब कहते हैं कि 6 करोड़ मालियत थी उनकी असल गाड़ियों की, और ये जनाब 2 करोड़ में ले गए। ये 4 करोड़ का एक तरह से वो कह लें जनाब फ़ायदा उठा गए। और जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस है वो तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब केस है। यानी वो असल में रूल्स ये हैं तोशाखाने के कि पहले जो गिफ्ट बाहर से आता है वो कैबिनेट डिवीज़न में जाता है, और कैबिनेट डिवीज़न से फिर वो तोशाखाने में जाता है। वहाँ से फिर रूल्स के मुताबिक पहले वो होता है 15% था, फिर 20% हो गया। खान साहब के दौर में 50% था कि 50% उसकी कीमत दे दें,
FBR वाले होते हैं, वो प्राइवेट लोग होते हैं, वो कीमत का तयन करते हैं, तो फिर वो गिफ्ट जो है वो साथ ले जा सकता है। और खान साहब ने फिर रूल्स में रिलैक्स करके खुद ही उसको 20% पे लेके पैसे वैसे खा के वो कोई 40-50 करोड़ का घपला करके निकल गए हुए हैं। और जरदारी साहब पे सिर्फ केस है, बेचारे पेशियां भुगत रहे हैं। और यूसुफ रजा गिलानी पे भी केस है यही तोशाखाना वाला कि जनाब तुमने इनको फैसिलिटेट क्यों किया। और जो नवाज शरीफ वाली गाड़ी का केस है ना, वो एक गाड़ी उनके खाते में डाली हुई है। अच्छा, वो गाड़ी ये है 1992 मॉडल की एक गाड़ी है जो उन्हें किसी दोस्त अरबी ने दी और फिर वो उन्होंने वापस कर दी। वो गाड़ी 1997 में वापस चली गई और फिर वो 2008 में 1992 मॉडल 2008 में तोशाखाने वाले उन्होंने दे देते हैं बगैर कोई उसके वो कैबिनेट की मंजूरी से, जनाब आप ही की है, चलो ले जाए, इतनी पुरानी गाड़ी है। उसमें वो नवाज शरीफ साहब फंसे हुए, उनकी ज़मीन जायदाद खुरखुई हुई है क्योंकि नीलामी हो चुकी है बहुत सारी इनकी जो जायदाद है उसकी, जो थोड़ी बहुत इनके नाम पे है उसकी। तो बहरहाल अब खान साहब जो है ये भी तोशाखाना में। एक तो ये है ना जो रेफरेंस, इसके अलावा उसी तरह का रेफरेंस भी बनेगा जैसे जरदारी, वो यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ बना। अच्छा, एक तो होगी ये बात। दूसरी बात, आपको याद होगा कि मैंने 27 जून को एक वीला किया था जिसमें मैंने ये कहा था, जिसका थंबनेल ये था कि इमरान खान ने धमकी दी है जनरल बाजवा को कि राज खोल दूंगा, और फिर मलिक रियाज कप्तान के खिलाफ गवाह बन गए, इस टाइप थी। और नवाज शरीफ ने खपती बुड्ढे की वीडियो रुकवा दीजिए, उसका थंबनेल था। उसमें यह था कि वो जो साइफर था ना, असद मजीद जो सफीर थे हमारे, उन्होंने भेजा था। तो उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो उसमें मुखातब थे वो थे आर्मी चीफ, कि आर्मी चीफ साहब मुखातब थे और आर्मी चीफ साहब फिर उनकी साजिश में शामिल हो गए और मेरी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। और उस साइफर की बुनियाद पे मैं कह रहा था ये नया बयानिया बनाएंगे, ये मैंने कहा था ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये असल राज ये है। तो आज वो उन्होंने, मैंने कहा था 1-2 दिन में ये शुरू हो जाएगा, आप देख लेंगे। आज शहबाज गिल साहब ने ये शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब वो साइफर आया जो था वो तो हमारे पास आया ही नहीं था, वो तो किसी और के पास था, वो तो हमने हल्क में उंगली डाल के निकलवाया। जब उनसे पूछा कि वो किसका हल्क था तो उन्होंने कहा जनाब वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। बहरहाल ये अब शुरू हो गए हैं इस तरफ। और फिर उसमें मैंने ये भी कहा था मलिक रियाज वाली बात कि बहुत सारे जो वादा माफ गवाह हैं ये तैयार हो रहे हैं। वो ताहर खुर्शीद का भी जिक्र मैंने किया था कि ताहर खुर्शीद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो हफ्ते में 2 दफ़ा पैसे लेके जाते थे फरा बीबी के पास मुबैना तौर पर, वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। उनके भाई भी पकड़े गए हैं केस में। और जो पर्सनल स्टाफ अफसर थे बुजदार के हैदर अली साहब, उन पर भी कोई गेम शेम पड़ रही है। और अब मैं एक और ये बात कर रहा हूँ कि जो कमिश्नर थे रावलपिंडी के मोहम्मद महमूद साहब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, जिन्हें रावलपिंडी रिंग रोड केस में पकड़ा था, उस वक्त भी मैंने भी इलाक किया था। ये खुशी मोहम्मद अल अजहरी के साहबजादे हैं। आपको पता है कितने बड़े वो कारी थे। तो वो उनके साहबजादे हैं और उनकी मजहबी माहौल में तरबियत हुई है। कोई उनके जहन में ऐसा कोई मामला या खबासत है ही नहीं। वो पकड़े गए थे, खबासत किस थी? शहजाद अकबर की। पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा होना ना उसमें। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मामला होता है इसकी मंजूरी देता है वज़ीर आला। और इन्होंने डॉक्यूमेंट गायब करने की, समरियां गायब करने की कोशिश की। और मैंने कहा नहीं, उन्होंने कोई समरियां हैगी तो टेंशन ना लवो, नून लीग वाले ने अपने जराए दे नाल समरियां इकट्ठियां की हैं। वो कहते हैं जनाब एक वो उसका वो बदल दिया था डिज़ाइन, वो एक लूप बन गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो मैंने कहा था इसका कोई कसूर नहीं है। और वो भी जो आपके वज़ीर आज़म साहब हैं उनके खिलाफ जो इंतज़ाती कार्रवाई थी, एंटी करप्शन में पकड़ा था उनको, जेल में रहे हैं वो हवालात में। तो वो उनका जो इंतज़ाती कार्रवाई उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो रही थी, 21वें ग्रेड का अफसर है बेचारा, तो वो ख़त्म कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जो महमूद साहब हैं ये भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे। अब कई एक वादा माफ गवाह जो हैं
वो सामने आने वाले हैं। इनमें जो ये वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं इसमें वादा माफ गवाह की बड़ी हैसियत होती है, अहमियत होती है। और अतातारा ने भी ये कहा है कि जनाब ये वादा माफ गवाह जो फरागोगी ने ही बन जाना है। और फिर वो जो उज़्मा कारदार है, खान साहब की एमपीए रही हैं, मुनहरफ हो गई थी, तो उन्होंने तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने भी यही बातें की हैं कि जनाब ताहिर खुर्शीद वादा माफ गवाह बनने जा रहा है, फलां बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है। बहरहाल ये व्लॉग मैंने वो जो किया था, और वो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने खपती बुड्ढे की वीडियो एक रखवा दी है, ये बोले कि कितने रुक दिया वीडियो यार, खपती बुड्ढे तो मुराद मेरी यही सी इमरान खान साहब जड़े खपती हुए ने, तो वही वीडियो थी, वही मामला था। और अब ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके सामने आ रही, जो वीडियो वही यार जो बुशरा बेगम वाली है और डॉक्टर अरसलान वाली, वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब लेकिन इससे पहले फरा बीबी वाला जो मामला है, वो जनाब उन्होंने जो संती जोन है फैसलाबाद का, वहाँ उन्होंने एक प्लाट अलाट करवाया, अपनी एक फर्म बनाई पहले उन्होंने, अल मोइज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। तो वो जनाब वो 60 करोड़ का प्लाट बनता है, 10 एकड़ पे महीत है। इन्होंने जनाब उस अपनी कंपनी के नाम 8 करोड़ 30 लाख रुपए में वो इन्होंने हासिल कर लिया। और वो जो इनकी फर्म थी जो इन्होंने बनाई थी, वो उस क्राइटेरिया पर पूरी ही नहीं उतरती। ये मजे की बात है। वो जिन फर्मों को या जिन कंपनियों को वो देना था वहां उस संती जोन में प्लाट सनद लगाने के लिए, उस कैटेगरी पर वो पूरी ही नहीं उतरी। ना उसका सरमाया वो था, ना कोई बाहर से, बस इस तरह को उसमें वो कानूनी बहुत सारे पहलू हैं वो नहीं थे। और फिर मजे की बात यह है कि फराह गोगी साहब ने सिर्फ एक किस्त दी हुई है उसकी। ये भी हम आपको दिखा देते हैं क्या मामला क्या हुआ था। हुकूमत ने फैसलाबाद में संती जोन एक कायम किया और वहाँ की डेवलपमेंट के लिए और ज़मीन एक्वायर करने के लिए एक कंपनी बनाई, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, उसमें वो मैंने बताया कि क्राइटेरिया मुकर्रर किया कि इन लोगों को इस रेट पे मिलेगा, अगर किसी और ने लेना हो तो इस रेट में मिलेगा। 60 करोड़ वाला 8 करोड़ में उस कैटेगरी में नहीं आती थी इनकी फर्म। अच्छा, इन्होंने किया क्या, इन्होंने 26 नवंबर 2020 को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में अल मोइज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म जो है वो रजिस्टर करवाई। ये उसके 2 पार्टनर थे, एक बुशरा खान जो वालदा हैं फराह गोगी की और दूसरी फराह गोगी साहबा। इन्होंने ये करवा के फिर जनाब इन्होंने काम शुरू कर दिया फैसलाबाद में वो अपने प्लाट स्लाट लेने के लिए। और इन्हें वहाँ प्लाट नंबर 255 और प्लाट नंबर 256 फेज 2 में अलाट हुए। इस केस में अब वो गिरफ्तार हैं जनाब, वो जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे राणा यूसुफ साहब और एक अफसर थे मकसूद अहमद, वो पकड़े हुए हैं इस अलाटमेंट के मामले में। अच्छा, उसमें वो हम आपको दिखा देते हैं, जो शेयर वाला हिस्सा है वो फराह शहजादी का एक शेयर है, टोटल 2 शेयर हैं उस कंपनी के, और एक शेयर जो है वो बुशरा खान साहबा का, इनके वालदा का। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह ये वो था, वो मैंने उसको ज़रा करवा दिया है कि पता ना चले। एक दफ़ा मैंने दिखा दिया था शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कोई मामला था, तो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर चले गए, तो लोगों ने फिर बड़ा उस पर एतराज़ किया था कि ये तो खुफिया होता है, बाहर नहीं आने चाहिए थे। बहरहाल इसको मैंने आज वो छुपा दिया है। तो ये जनाब वहाँ से ये हरे कोई अप्रोच सी तो बड़ी तेज़ी ना काम हो रहे थे ना, मोस्ट अर्जेंट दी मोहर लगी हैं ऊपर यार, वो भी दिखा देते हैं आपको, मोस्ट अर्जेंट। ये इस तरह का होता रहा है वह मामला। अच्छा, अब जो इनकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो देखिए, उसमें जनाब ये 8 करोड़ 30 लाख में ये प्लाट मिल रहा है इनको, और वसूल की है, जो पहली वसूल की गई रकम है वो है 2 करोड़ 78 लाख, और बाकी जो थी 8 किस्तें होनी थी। और पहली किस्त उनकी उसकी जो थी वो 17 फरवरी 2022 को वो थी। वो अमाउंट में पढ़ देता हूँ, 77,81,250 किस्त जमा करवानी थी, 8 किस्तें थी उसकी। इन्होंने सिर्फ एक किस्त जमा करवाई,
फिर उसके बाद ये लोग डालते हैं एक वारदात कि जनाब ठीक है वो 6 करोड़ भी बचाओ, ये किसी ना किसी से कोई दावा करवा देते हैं और फिर स्टे हो जाता है अदालत से, और ये किसने रोक देते हैं? अपनी। ऐसा ही इसमें हुआ, इन्होंने एक स्टे हो गया जनाब इनके खिलाफ कि जिनकी जमीन एक्वायर की गई थी वो अदालत में चले गए और स्टे हो गया, और इनकी जो लगी रही मौजें, फीस ही नहीं जमा करवानी पड़ी, यानी सिर्फ एक किस्त जमा करवाई। इनका ख्याल था कि हमारी हुकूमत और जानी है 2-2.5 साल तक और फिर कुछ और हल निकाल लेंगे, कोई और मसला निकाल लेंगे। ये 17 नवंबर 2021 को ये अमाउंट जमा करवाती हैं और जनाब बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। ये जनाब फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड जो मैनेजमेंट कंपनी है, ये 6 दिसंबर 2021 को इनको वो 10 एकड़ का प्लाट जो है वो अलाट कर देती है। अगर वो इंटरम वो उसमें लिखा होता है, ये हर जिसको भी अलाट होता है इंटरम लिखा होता है क्योंकि बहुत सारी शराइत अभी वो पूरी करने वाली होती हैं। बहरहाल ये इनको मिल गया, और जो डॉक्यूमेंट हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं और जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, उनसे यही लगता है कि जनाब ये बीबी यूं ही पकड़ी जानी है, तो फिर ये बाहर नहीं आ सकना है इस केस में कम अज़ कम, और इनके साथ जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी पकड़े जाना है। अच्छा, अब आते हैं जनाब बुशरा बेगम साहब की जो गुफ्तगू है जो लीक हुई है, और वो आपको पता ही है वो कौन साहब हैं, डॉक्टर अरसलान खालिद साहब। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब इनके वो रहे हैं, हेड रहे हैं सोशल मीडिया के, अब सोशल मीडिया के सेक्रेटरी रहे हैं और फोकल पर्सन रहे हैं इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के। वो जनाब बुशरा बेगम उनको कुछ हदायत दे रही हैं, वो तो आप लोगों ने सुनी ली होंगी उनकी बातें सारी जो भी थी कि जनाब हर चीज़ को डाल दो गद्दारी पे। रूस वाला वो जो इमरान खान का था अपना दौरा, उस पर ट्रेंड चलाओ। अमेरिका ये जो जितने भी हैं लोग हुकूमत में इस वक्त, गद्दारी का चलाओ। गद्दार कौन कौन है आपको तो पता ही है, ये भी वो बता रही हैं, ये उनकी तरफ इशारा है कि उन्होंने के खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ, पिंडी वाले ने इस तरह की गल चल कर रहे हैं। और फिर कर दें इन्होंने जनाब अलीम खां वगैरह ये वो, इन्होंने मुझ पर और वो बच्ची है फरा, उस पर बड़ा गंद छालना है, इसको भी गद्दारी के खाते में डाल दो। इस तरह की वो गुफ्तगू जो है वो कर रही हैं। अच्छा, अब ये आप ज़रा सुनिए, ये मैं पूरा नहीं सुना सकता, वो कोई हमारे मसाइल होते हैं यूट्यूबर्स के, वो मैं कुछ हिस्सा आपको उसका बीबी का ये सुना रहा हूँ। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अच्छा, इस मौजू पे ना फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल वगैरह ने गुफ्तगू की है, लेकिन वो तरदीद नहीं कर पाए इसकी। वो कह रहे हैं जनाब ये बदअखलाकी है, घर की वीडियोस निकलेंगी, वो और वीडियोस निकालें, हमारे कपड़े उतारें, ये करें, जो भी खामियां हैं करें, ये करें, वो करें, इस तरह की बातें चाहते हैं। यानी उपरों पै गए, उपरों पैने की कोशिश कर रहे ने, अखलाकियात नूं विच ले तुसीं जिन्ना कि अखलाकियात नूं समझदे हो उन्ना तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं समझदा। अखलाकियात तो शायद तुसीं थोड़ी लुगत दे विच लफ्ज़ ही पता नहीं एवं बस है, वो तो कभी अमल शमल तो तुसीं आप किया नहीं। अच्छा, अब इसमें जो गुफ्तगू है इसमें अब लोगों का बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो अरसलान खालिद की आवाज़ भी नहीं सुनी हुई, और वो भी कोई आम तकरीबात में गुफ्तगू वगैरह जो बुशरा बीबी हैं वो नहीं करती थी। अब मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब जो अरसलान खालिद साहब है उनकी आवाज़, ज़रा सुनिए ज़रा। कि ANI ने एक फैटफ के ऊपर एक फेक थिंक टैंक की रिपोर्ट शेयर की, उसको यहाँ के एक जर्नलिस्ट ने उठाया, और फिर बुशरा बेगम जो हैं उन्होंने 27 सितंबर 2018 को एक इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को। उसमें बहुत सारी बातें की हुई हैं उन्होंने। वो एक कुत्ता रो पड़ रहा था, वो भी उसने बातें की हैं, कुत्ते की आंखों में आंसू थे, खान साहब के पास कपड़े नहीं थे, और खान साहब जो है वो मैंने नौकर से पूछा, वो तो कहते खान साहब सिलवाते ही नहीं कपड़े, अगर को दे जाओ तो पहन लेते हैं, यानी मंगते नहीं, शुरू तो ही खान साहब, इस तरह की बातें जाते उन्होंने वो की हुई हैं। तो वो भी आप ज़रा सुन लें। मैंने अनवर भाई को बुलाया, मैंने कहा अनवर भाई इनके आप गर्मियों के कपड़े निकालें। उन्होंने कहा बीबी गर्मियों के कपड़े नहीं हैं इनके, जो यही होते हैं वो यही गर्मियों में पहनते हैं, हाँ अगर कोई दे दे तो वो पहन लेते हैं। ये अब मैं तीनों वीडियोज़ इकट्ठे चला रहा हूँ ताकि आपको वो आवाज़ समझने में आसानी हो। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है, वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। कि ANI ने एक फैटफ के ऊपर एक फेक थिंक टैंक की रिपोर्ट शेयर की, उसको यहाँ के एक जर्नलिस्ट ने उठाया।
मैंने अनवर भाई को बुलाया, मैंने कहा अनवर भाई इनके आप गर्मियों के कपड़े निकालें। उन्होंने कहा बीबी गर्मियों के कपड़े नहीं हैं इनके, जो यही होते हैं वो यही गर्मियों में पहनते हैं, हाँ अगर कोई दे दे तो वो पहन लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं जनाब ये बिल्कुल उसी की आवाज़ है बुशरा बेगम की, वही ये हरकत कर रही है जो भी वो कह रही है। अच्छा, अब ये वीडियो लीक कैसे होती है? ये 14 मई को, पिछले माह 14 मई को डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया है, और फिर वो कहते हैं जनाब जो व्हाट्सएप तो हैक हो ही नहीं सकता, वो वही हसास अदारे FIA वगैरह वही कर सकते हैं। इस तरह की बात उन्होंने की। और फिर एक 10 अप्रैल का एक ट्वीट है PTI का ऑफिशियल अकाउंट जो उनका, वहाँ से कि जनाब रात को, ये 10 है, 10 को है फिर ये 10 अप्रैल को एक ट्वीट है PTI ऑफिशियल वाले जो हैं, और वो PTI का असल अकाउंट जो है वहाँ से वो ट्वीट किया जाता है, और वो कहते हैं कि जनाब रात को छापा पड़ा है, यानी जब 9 अप्रैल को इनकी हुकूमत गिराई गई है अदम एतमाद के ज़रिए खान साहब की, उसी रात जो डॉक्टर अरसलान खालिद हैं उनके घर पर एक छापा पड़ता है। और वो कहते हैं कि जनाब वो जो छापा मारने वाले लोग थे वो घर वालों के तमाम जो मोबाइल शोबाइल है ना वो ज़ब्त करके ले गए, उठा के ले गए। अब वो जो मामला है, और जो अगर आप देखेंगे आवाज़, तो उसमें जो अरसलान साहब की आवाज़ है वो ज़्यादा है, यानी कि ऊंची है, बुलंद है। यानी जब रिकॉर्डिंग बंदा कर रहा होता है, जो रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने इंस्ट्रूमेंट में, उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। अगर आप फ़ोन में कोई कॉल टेप करते हैं तो जो आपकी गुफ्तगू है जो आप वो बुलंद होगी, और जो दूसरे वाला होगा उसकी आवाज़ जो है वो दूर थोड़ी सी होगी। तो इसमें तो जो डॉक्टर अरसलान साहब हैं उनकी आवाज़ नुमाया है। और फिर हो सकता है कि वो जो फ़ोन शून लेके गए हैं, वो एक फ़ोन तो लेके नहीं फिर रहा होता डॉक्टर अरसलान, उसके पास तो एक से ज़्यादा फ़ोन होंगे, तो मे भी वो वाला फ़ोन भी उन लोगों के हत्थे लग गया हो। और मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि खान साहब जिस तरह ललकार रहे हैं, उन्होंने भी तो बंदोबस्त किया ही होना ना। ये सारा मामला है। तो आप देख लीजिए जनाब कि व्हाट्सएप हैक हो गया था मेरा, और फिर व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग आम बंदा तो कर ही नहीं सकता, उसका भी कोई मामला होता। अगर हैक हुआ था तो फिर ज़ाहिर है पिछली चीज़ें भी उन्होंने निकाल ली होंगी कुछ। और फिर वो जो फ़ोन चले गए थे जो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की दरमियानी छापा पड़ा था इनके घर पे, और घर वालों का सारा कुछ ही उठा के ले गए थे, तो वो भी हो सकता है वहाँ से लीक हुई हो। और फिर जैसे यार वो बहुत सारी वीडियोस और भी कुछ हैं जो मामला जो है वो सामने आने वाले। पिछली मैंने कहा था ना जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि ना छो यार तुसी इन्हें कम च ना पवो, उन्होंने भी करन दो जिन्होंने करना, और उन्होंने कर दिता। फिर आप भुगतो। वो कहते हैं ना घरेलू खातून और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे उस वक्त, जनाब उस पर बेचारी ते इल्ज़ाम ला रहे हैं और की कर रहे हैं। ये सारे खुरे शुरे वादा माफ गवाह खान साहब, बस बहुत बुरी हालत है खान साहब की। और फिर तुसी देख लेना कि ज़मीनी इलेक्शन की होंगे इन्होंने नाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।